हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ईबीएससी यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप रोड आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स, स्टडी कर रहे हो। खासकर ये जो वीडियो है मैं बीए सेकंड सेमेस्टर यानी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने 2 वीडियो अब तक बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बना दी है, जिसमें हमने एक टॉपिक शुरू किया था रेंट का। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना रेंट क्या है और उसके प्रकार यानी उसके टाइप्स के बारे में विस्तार से हमने पार्ट 1 के अंदर जाना। सेकंड पार्ट में हमने जाना रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में, यानी रिकार्डो का जो लगान का सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से डिस्कस किया उस थ्योरी को। ये दोनों पार्ट हमने अभी तक बनाए हैं मैंने, जो आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन दोनों पार्ट्स को देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम आज जानेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत, उसके बारे में हम जानेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में या इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया। मेन जो प्रतिपादक है इस थ्योरी का वो है हमारे इकोनॉमिस्ट जे.एस. मिल ने इसको प्रतिपादित किया। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट किया है वो और भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जेवेंस, ध्यान रखना बच्चों आपको इनका नाम, जेवेंस प्रेटो, मार्शल एंड जॉन रॉबिन्सन। ये और एक लेडीज इकोनॉमिस्ट थी, जॉन रॉबिन्सन। तो इन इकोनॉमिस्ट ने भी इस थ्योरी को डेवलप किया है। ये चीज आपको सबसे पहले जाननी है। अब इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो लगान है ना, लगान वो एक सरप्लस है। वो क्या है? रेंट जो है वो एक सरप्लस है। सरप्लस एक ऐसा है जो केवल भूमि को ही प्राप्त नहीं होता है। इन्होंने वैसे तो भूमि को दिया जाने वाला रेंट होता है, लेकिन इन इकोनॉमिस्ट ने ये माना कि जो लगान है वो एक आधिक्य है, एक सरप्लस है जो केवल भूमि को ही प्राप्त नहीं होता है। भूमि के अलावा जैसे और भी हमारे उत्पादन के साधन हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम, इन सभी को भी प्राप्त होता है। लेकिन इनका भी एक भाग हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है। भूमि, पूंजी, श्रम को मिलने वाली आय का एक भाग हो सकता है क्या? रेंट। क्लियर हुआ? अब वो क्या मानते हैं? उन्होंने कहा, कहता भूमि का एक उपयोग नहीं होता है, भूमि का एक उपयोग नहीं होता, भूमि के बहुत सारे उपयोग होते हैं और भूमि की तरह ही अदर जो फैक्टर्स हैं उनके भी काफी सारे उपयोग होते हैं। फिर उसके आधार पर वो देखा जाए कि अगर कोई भी साधन को अगर हम काम पे लगाते हैं, किसी भी साधन को अगर हम काम पे लगाते हैं तो उसकी एक न्यूनतम आय होती है। अगर उसको उस काम से हटाकर दूसरी जगह पर लगाएंगे तो कुछ ज्यादा रिटर्न मिलना स्वाभाविक है। तो जितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जितना ज्यादा सरप्लस होगा, वही क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। ये भूमि के मामले में भी हो सकता है, लेबर के मामले में भी हो सकता है और कैपिटल के मामले में भी हो सकता है। अब डेफिनेशन सुनिएगा जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान की बताई है। क्या कहता है? आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक लगान वह आय है, आर्थिक लगान वह आय है जो उत्पादन के किसी साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि को उसकी कुल पूर्ति से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उसकी कुल पूर्ति कीमत से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यानी जो भूमि, पूंजी, श्रम है, इनकी कुल पूर्ति कीमत होती है, उससे जितना ज्यादा होगा ना, कुल पूर्ति कीमत से जितनी ज्यादा राशि होगी, जितनी आय ज्यादा होगी, वही क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। अब बात आती है कि पूर्ति कीमत क्या होती है। अब पूर्ति कीमत को आपने ध्यान से सुनना है कि पूर्ति कीमत से अभिप्राय, पूर्ति कीमत से हमारा अभिप्राय क्या है? कहता है किसी भी साधन को
अपने वर्तमान व्यवसाय में होने वाली न्यूनतम आय से है। पूर्ति कीमत से अभिप्राय किसी भी साधन को अपने व्यवसाय में प्राप्त होने वाली न्यूनतम आय से है, या जिसको हम हस्तांतरित आय भी बोलते हैं। किसी भी फैक्टर्स को अपने व्यवसाय में प्राप्त होने वाली जो न्यूनतम आय, हस्तांतरित आय होती है, वही पूर्ति कीमत होती है। और क्या होता है, अब हस्तांतरित आय क्या हुई, वही न्यूनतम आय हुई जो उस साधन को दूसरे काम में जाने से रोकती है, दूसरे काम में हस्तांतरण होने से उसको रोकती है, ट्रांसफर होने से उसको रोकती है। वो कैसे, जैसे कोई भी, जैसे हम बात करें, कोई भी व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है और उसको हम ये मानते हैं कि 1000 जैसे कोई काम कर रहा है और 1000 रुपया उसको डेली का मिल रहा है, तो 1000 रुपया अगर कोई और देगा ना, तो तब तक तो वो दूसरी जगह नहीं जाएगा। 1000 तो वही मिल रहा है उसको, 1000 तो उसको उसी जगह पर मिल रहा है। अगर 1000 कोई दूसरा पर्सन देता तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर 1000 से वो उसको 1100 देने के लिए तैयार हो जाए, तो वो उस 1000 वाले काम को छोड़ के किसको चूज कर लेगा, 1100 को। तो 1000 जो छोड़ा है ना, वो उसकी क्या है, हस्तांतरित आय है, वो उसकी न्यूनतम आय है, या उसको हम बोलेंगे अवसर लागत है। उस 1100 को प्राप्त करने के लिए उसने 1000 रुपए का सेक्रीफाइस किया या 1000 रुपए को त्यागा, वो उसकी क्या हुई, हस्तांतरित आय, न्यूनतम आय। उस न्यूनतम आय से जितना ज्यादा उसको मिला, 1000 से 1100 मिला, तो 100 रुपए का अंतर जो हुआ ना, वो क्या हुआ, रेंट। वो क्या कहलाएगा, रेंट कहलाएगा। अगर 1000 से 1200 मिलता है तो 200 क्या हुआ, रेंट हुआ। तो ये किसी भूमि का नहीं होगा, ये भूमि का भी हो सकता है, पूंजी का भी हो सकता है और श्रम का भी हो सकता है। ये बात बताई किसने, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने। यानी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अनुसार जो रेंट है ना, रेंट क्या है, एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग होता है। बात को समझे कि जो वास्तविक आय जो 1100 थी, 1200 थी, लेकिन जो ट्रांसफर अर्निंग न्यूनतम आय जो थी वो कितना थी, 1000 रुपए। वो तो उसको मिल ही रहा था ना, चाहे वो कहीं भी काम करता, 1000 तो उसको मिल रहा था। लेकिन इस 1000 की वजह से वो छोड़ के नहीं जा रहा था उस काम को। लेकिन 1000 से जैसे उसको ज्यादा मिला, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस 1000 रुपए की आय को छोड़ के ज्यादा देने वाली जगह पर चला गया। वो उसकी क्या हुई, एक्चुअल अर्निंग, वास्तविक आय हुई। और वास्तविक आय इस न्यूनतम आय से जितना ज्यादा होगी, वही क्या होगा, रेंट होगा। ये बात बताई किसने, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। अब आपको ट्रांसफर अर्निंग भी क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसफर अर्निंग, जैसे इन्होंने बताया, कहता उत्पादन के जो साधन होते हैं उसके विभिन्न उपयोग होते हैं। उत्पादन का कोई भी साधन है, उसके विभिन्न उपयोग होते हैं। जब हम उसका एक उपयोग से दूसरे उपयोग में हस्तांतरण करते हैं ना, तो हमें पहले उपयोग का त्याग करना पड़ता है। अब एक साधन है, उसके काफी सारे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफर अर्निंग को क्लियर कर रहे हैं हम। ट्रांसफर अर्निंग। अब हस्तांतरित आय क्या होती है। अब कोई भी साधन है, उसके जैसे माने एक विभिन्न उपयोग होते हैं, काफी सारे उपयोग होते हैं। और जो उपयोग होते हैं, एक उपयोग से जब हम दूसरे उपयोग को चूज करते हैं ना, एक उपयोग से जब दूसरे उपयोग को चूज करते हैं, तो पहले वाले उपयोग का त्याग करना पड़ता है। और वो जो त्याग है वही क्या कहलाता है, ट्रांसफर अर्निंग कहलाता है, हस्तांतरित आय कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कहता आपके, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी लिया था एग्जांपल, कि लाइक दैट अगर हम बात करें कि अगर आपके कॉलेज में कोई पीएन है और वो 8000 रुपए पर मंथ पर उस कॉलेज में लगा हुआ है, आपके कॉलेज में लगा हुआ है एक पीएन, एक चपड़ासी आपके कॉलेज में 8000 रुपए महीने पर काम करता है। तो 8000 रुपया जो है ना, वो उसकी क्या होगी, अगर हम बात करें, ये इसकी न्यूनतम आय है। ये 8000 रुपए इसको दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने से रोक रही है, क्योंकि इसको 8000 रुपए मिल रहे हैं। अगर 8000 से कम कोई कहीं मिल रहा है ना, तो वो इसको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि 8000 इसको यहां मिल रहे हैं। ये इसको दूसरी जगह ट्रांसफर होने से रोक रहे हैं, क्या, 8000 रुपए। तो 8000 क्या हुआ, ट्रांसफर अर्निंग हुआ। लेकिन अगर किसी बैंक में उसको 10,000 रुपए की ऑफर आ जाती है,
10,000 रुपए की क्या आ जाती है, ऑफर आ जाती है पर मंथ की इसी पीएन को, तो वो इसको एग्जिट कर जाएगा, इसको उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और ये जो छोड़ेगा ना, ये क्या कहलाएगी, उसमें ट्रांसफर अर्निंग होगी, या इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत भी बोलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और इस 8,000 से ये जो एक्चुअल अर्निंग, ये क्या हुई, एक्चुअल अर्निंग जितना ज्यादा है ना, वही क्या होगा, रेंट होगा, वही क्या होगा, रेंट होगा। ये लेबर में भी होता है, कैपिटल में भी होता है और लैंड में भी होता है। हर चीज के अंदर ऐसा पॉसिबल है। यानी एक्चुअल अर्निंग में से जब ट्रांसफर अर्निंग को लेस किया जाता है, या ट्रांसफर अर्निंग से एक्चुअल अर्निंग जितना ज्यादा होती है, वही क्या है, रेंट है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद बात आती है कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अनुसार रेंट उत्पन्न क्यों होता है, रेंट क्यों उत्पन्न होता है, उसके बारे में अब हम जानते हैं। अब स्टूडेंट्स उसके बाद बात आती है कि जो रेंट है ना, रेंट ये उत्पन्न क्यों होता है, व्हाई डज रेंट अराइज, यानी जो रेंट है, लगान है, ये उत्पन्न क्यों होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो आपसे नए ध्यान से सुनना है कि रेंट उत्पन्न क्यों होता है। वैसे एक बात क्लियर है कि किसी भी फैक्टर की अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो सरप्लस क्रिएट होता है, वो रेंट क्रिएट होता है, ये बात क्लियर है। उसी प्रकार किसी भी फैक्टर की, चाहे लेबर है, चाहे कैपिटल है, चाहे लैंड है, जिसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूं, इन फैक्टर्स की अगर सप्लाई तो कम हो और डिमांड ज्यादा हो, यानी इन फैक्टर्स की, उत्पादन के किसी भी साधन की अगर पूर्ति कम है या सीमित है और डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है, उस केस में रेंट उत्पन्न होगा। और उस केस में जो उसकी न्यूनतम आय है, न्यूनतम आय से वास्तविक आय जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूनतम आय से अधिक आय उस केस में प्राप्त होगी ही होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर इसकी डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि सप्लाई तो कम है बट डिमांड ज्यादा है इन फैक्टर्स की, तो उस केस में जो इसकी एक्चुअल अर्निंग होगी वो ट्रांसफर अर्निंग से क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग से ज्यादा होगी तो रेंट उत्पन्न होगा ही होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, उम्मीद करता हूं मैं। उसके बाद एक चीज और है, हमारे एक इकोनॉमिस्ट हैं, ध्यान से सुनना आपको, हमारे एक इकोनॉमिस्ट है, जैसा कि इन्होंने बताया, प्रोफेसर वीजर। प्रोफेसर वीजर ने क्या कहा है, कहता उत्पादन के जो साधन होते हैं ना, उसको दो वर्गों में उसने बांटा है। उत्पादन के जो साधन है, प्रोडक्शन के जो फैक्टर, उसको उसने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, एक है स्पेसिफिक फैक्टर्स, सेकंड है नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। एक स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं। तो आपने ध्यान से सुनना है कि स्पेसिफिक फैक्टर कौन से होते हैं। अब बात करेंगे कि स्पेसिफिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, विशिष्ट साधन कौन से होते हैं। तो विशिष्ट साधन वो होते हैं जिनका केवल एक ही उपयोग होता है, जैसे हम कहते हैं कि एक खासकर ये जो भूमि है, इसके अंदर गेहूं ही पैदा की जा सकती है, गेहूं के अलावा कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा होगा, स्पेसिफिक फैक्टर्स होगा। क्लियर हुआ। उस केस में दूसरा कोई उपयोग ही नहीं है, तो ट्रांसफर अर्निंग जो है वो जीरो होगी, और वो सारी की सारी उसका एक ही उपयोग है, वो उसकी क्या होगी, एक्चुअल अर्निंग। और एक्चुअल अर्निंग ही उस समय क्या कहलाएगी, रेंट कहलाएगी। वो सारा का सारा क्या होगा, रेंट होगा, जब उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं होता है। अब नॉन स्पेसिफिक आपको समझ में आ ही गया होगा, जिसके काफी सारे उपयोग होते हैं, जिन साधनों के काफी सारे विभिन्न उपयोग होते हैं, उनको किसी दूसरे उपयोग में ट्रांसफर किया जा सकता है। उस केस में क्या होगा, रेंट उत्पन्न हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों, क्योंकि जो न्यूनतम आय से अगर अधिक होगा जो दूसरा उपयोग, तो रेंट उत्पन्न होगा। अगर न्यूनतम आय से कम रह गया या न्यूनतम आय के बराबर है, तो उस केस में रेंट उत्पन्न नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग रेंट क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर खासकर कौन से फैक्टर पाए जाते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स पाए जाते हैं।
या साधनों का विशिष्ट होना ही सबसे बड़ा रीजन है रेंट को उत्पन्न करने का, क्योंकि उस समय सारी की सारी वास्तविक आय, सारी की सारी एक्चुअल अर्निंग क्या कहलाएगी, रेंट कहलाएगी, लगान कहलाएगी, क्योंकि ट्रांसफर अर्निंग उस समय क्या होगी, जीरो होगी। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि रेंट का डिटर्मिनेशन कहां होता है, रेंट यानी लगान का निर्धारण कैसे होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, लगान का निर्धारण करना है अब हमने अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। अब जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने लगान का निर्धारण कैसे किया, जैसे अदर वो फैक्टर्स होते हैं या कोई भी साधन है उत्पादन के, उनका निर्धारण कैसे होता है, सप्लाई और डिमांड के द्वारा होता है। जहां पर सप्लाई और डिमांड बराबर होते हैं, डिमांड और सप्लाई जहां पर इक्वल होते हैं, या डिमांड या सप्लाई ही उस साधन की कीमत को निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार रेंट को भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग कौन निर्धारित करता है, उस साधन की मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करते हैं। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान के निर्धारण का जो अध्ययन है वो दो भागों में किया है, दो पार्ट में किया है। लगान के निर्धारण का अध्ययन, लगान के निर्धारण की जो स्टडी है उसने दो पार्ट में की है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है रेंट ऑफ द लैंड, रेंट ऑफ लैंड यानी भूमि का लगान का निर्धारण अलग तरीके से बताया उसने। सेकंड कहता है जो हमारा है वास्तविक आय और हस्तांतरित आय के अंतर के रूप में लगान की जो सामान्य धारणा है, यानी हम कह दें जनरल कंसेप्ट ऑफ रेंट, जनरल कंसेप्ट ऑफ रेंट एज difference between the actual earning and transfer earning। ये इस केस में उसने अलग से डिटरमाइन किया है किसको, रेंट को, यानी भूमि का जो लगान है उस केस में अलग से डिटर्मिनेशन लिया है, और जब एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के डिफरेंस के बीच में हम जो कंसेप्ट पैदा होती है उस केस में उसने उसका निर्धारण अलग तरीके से किया है। तो इन दोनों तरीकों से हम जानेंगे रेंट का निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं रेंट ऑफ द लैंड, रेंट ऑफ द लैंड, या हम लिख दें डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट ऑफ लैंड, ऑफ लैंड, रेंट ऑफ लैंड, रेंट ऑफ लैंड। ये पहला केस है हमारा, पहली सिचुएशन है। इसके अंदर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं स्केयरसिटी, स्केयरसिटी थ्योरी ऑफ रेंट, स्केयरसिटी थ्योरी ऑफ रेंट, यानी रेंट का दुर्लभता सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। यानी भूमि के लगान का निर्धारण अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, या लगान का दुर्लभता सिद्धांत जब आ जाए तो आपने इसी के बारे में ही बताना है। ये पहली सिचुएशन है किसकी, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की। क्लियर हुआ? तो इसके लिए हमें जानना होगा पहली चीज क्या जाननी है, डिमांड फॉर लैंड, डिमांड फॉर लैंड। सेकंड चीज हमने जाननी है सप्लाई फॉर लैंड, सप्लाई फॉर लैंड, यानी मांग के, भूमि के लिए मांग और भूमि के लिए पूर्ति, सप्लाई ऑफ कह सकते हैं, सप्लाई ऑफ लैंड, भूमि के लिए मांग और भूमि की पूर्ति। क्लियर? तो सबसे पहले बात करें भूमि की मांग, या भूमि के लिए जो मांग होती है, भूमि की जो मांग है वो कैसे, कौन करता है, कैसे होती है। ध्यान रखना आपको, भूमि की जो मांग है ना वो डिराइव्ड डिमांड होती है। क्या होती है? डिराइव्ड डिमांड, यानी उत्पन्न, व्युत्पन्न मांग होती है। कहने का मतलब जब अनाज की मांग बढ़ेगी ना तब भूमि की मांग बढ़ेगी। अगर अनाज की मांग कम है तो भूमि की मांग भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुआ? भूमि की मांग भी कम होगी जब अनाज की मांग कम है, और अनाज की मांग ज्यादा है तो भूमि की मांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, ये आपने बताना है, ये डिमांड फॉर लैंड। बट एक चीज और है इसके अंदर, कहता है भूमि की मांग पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का प्रभाव पड़ता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का प्रभाव पड़ता है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का प्रभाव पड़ेगा तो इट मीन्स क्या है,
जैसे जैसे भूमि का हम अधिक उपयोग करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है वो घटती चली जाएगी। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा भूमि को यूज करते जाएंगे, एमपी जो है उस साधन का वो गिरता चला जाएगा। तो इस वजह से भूमि का जो मांग वक्र है वो नेगेटिव स्लोप का बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। भूमि का मांग वक्र, डिमांड कर्व ऑफ लैंड इज ऑलवेज नेगेटिव स्लोप। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये आपने डिमांड फॉर लैंड के बारे में बताना है। अब बात आती है सप्लाई ऑफ लैंड, भूमि की पूर्ति के बारे में। अब भूमि की जो पूर्ति है ना, वो आपने ध्यान रखना है। भूमि की जो पूर्ति है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक यानी भूमि की पूर्ति क्या है, वो स्थिर है, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। भूमि की पूर्ति ऑलवेज क्या है, फिक्स है, उसको ना तो बढ़ा सकते हैं ना हम घटा सकते हैं, या हम कहें कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। भूमि की जो पूर्ति है वो क्या है, इनइलास्टिक है, पूर्णतः बेलोचदार है। ओके, भूमि की डिमांड बढ़ने पर भूमि की पूर्ति में वृद्धि करना पॉसिबल नहीं है। भूमि की डिमांड कम होने पर हम भूमि की पूर्ति भी नहीं कम कर सकते। क्लियर हुआ? लेकिन भूमि की डिमांड बढ़ने पर भूमि की पूर्ति को बढ़ा भी नहीं सकते। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी इसकी जो भूमि की सप्लाई है, लैंड की जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। क्लियर हुआ? तो अब हम रेंट को डिटरमाइन करेंगे। दोनों को हमने जान लिया है। रेंट कहाँ डिटरमाइंड होगा, जहां पर भूमि का मांग वक्र और भूमि का पूर्ति वक्र एक दूसरे को जहां काटेंगे वहां पर रेंट का डिटर्मिनेशन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, इसको डायग्राम से समझ रहे हैं। हम वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, ऑलवेज ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ किसको डिटरमाइन करना है, रेंट को। और नीचे लेंगे हम यूनिट ऑफ लैंड, यूनिट्स ऑफ लैंड, यानी भूमि को जो हम यूज कर रहे हैं उसको लेंगे। एक कर्व लगाएंगे भूमि की पूर्ति का, सप्लाई ऑफ लैंड एंड डिमांड ऑफ लैंड। सप्लाई ऑफ लैंड इज ऑलवेज वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। सप्लाई कर्व क्या बनेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा, क्योंकि भूमि की जो पूर्ति है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, पूर्णतः बेलोचदार है। और मैंने कहा था कि भूमि का जो मांग वक्र है वो ऑलवेज नेगेटिव स्लोप का बनता है। ये भूमि का क्या होगा, मांग वक्र। जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट पर बराबर है, वहां पर इक्विलिब्रियम, और इतना रेंट डिटरमाइंड हो जाएगा, इतना रेंट डिटरमाइंड हो जाएगा। अब अनाज की मांग बढ़ती है तो भूमि की मांग बढ़ेगी, और भूमि की मांग बढ़ने पर भूमि का मांग वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। क्लियर है? तो उस केस में इक्विलिब्रियम यहां, और रेंट बढ़कर आर से कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ओके, अब क्या होता है, अनाज की मांग कम हो जाती है तो भूमि की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और भूमि की मांग जब कम होगी तो भूमि का मांग वक्र बैक शिफ्ट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम यहां पर आएगा, और रेंट क्या हो जाएगा, R से R2 हो जाएगा। अगर भूमि की मांग और कम हो जाती है तो वो क्यों कम हो जाती है, सपोज करो नया देश है, वहां पर जनसंख्या है नहीं, तो अनाज की मांग भी नहीं है, तो भूमि की मांग क्या होगी, कम होगी, और डिमांड करो क्या आएगा, D3। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, उस केस में रेंट क्या होगा, 0। जब भूमि की जो मांग है वो तो कम और भूमि की पूर्ति ज्यादा। देखिए मांग यहाँ और पूर्ति यहाँ और मांग यहाँ, भूमि की मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है, उस केस में रेंट क्या होता है, 0, क्योंकि भूमि की मांग है ही नहीं बट पूर्ति उससे ज्यादा है। उस केस में रेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ? तो ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अनुसार डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट एज ऑफ लैंड, भूमि का जो लगान है उसका निर्धारण कैसे होता है वो हमने क्लियर किया। भूमि की मांग कर्व और भूमि का पूर्ति वक्र दोनों जहां पर काटते हैं वहां पर रेंट डिसाइड हो जाता है। भूमि की मांग के बढ़ने पर रेंट बढ़ता है, भूमि की मांग के कम होने पर रेंट कम होता है, और भूमि की मांग अगर पूर्ति से भी कम हो जाती है तो रेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर? तो ये पहले केस में हमने जान लिया कि रेंट का निर्धारण कैसे होता है। अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अंदर सेकंड जो पार्ट है उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना सा बच्चों आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, रीड कर लेना है,
और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।